क्या वाकई भारत की विदेश नीति फेल हो गई है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है? रशिया को जब भारत के साथ खड़ा होना था पाकिस्तान के युद्ध में, तो खुलकर के रशिया भारत के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? सारी अंदर की बातें मैं आपके साथ करूंगा। वैभव शर्मा के इस विश्लेषण को बस ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं तो पहले डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि दुनिया में राजनीति किस तरह से चलती है। एक परफेक्ट एग्जांपल है फ्रांस न्यूज 24। ये सरकारी चैनल है, इसके न्यूज पे ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की सरकारी मीडिया कंपनी है फ्रांस 24। इसका यह कहना है कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई में ना जो चाइनीज हथियार थे वो बहुत ज्यादा बेहतर साबित हुए। इसका मतलब क्या समझेंगे? इसके दो ही मतलब है कि पहला, ऐसी रिपोर्ट से फ्रांस जैसे कंट्रीज के लिए डिफेंस इंडस्ट्री पर सिंपल इंपैक्ट हुए, क्योंकि भारत आप ही के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इंडिया ने भी राफेल वगैरह आप ही की यहां से लिए थे, हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। तो इसका मतलब यह है कि फ्रांस 24 जो कि सरकारी चैनल है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि इस रिपोर्ट से सरकार के रक्षा उद्योग पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दूसरा पर्सपेक्टिव वो ये है कि फ्रांस 24 जैसे चैनल्स जब चाइनीज वेपन की तारीफ करते हैं तो इनडायरेक्टली वो इंडिया पर प्रेशर बना रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्ट मोर, ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न या फिर फ्रांस के जो वेपन्स है ना वो खरीदना शुरू कीजिए, एडवांस वाले खरीदने शुरू कीजिए। इस तरह की रिपोर्टिंग से इंडिया पर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने का प्रेशर बिल्कुल बनेगा, स्पेशली जब वेस्ट चाइना का लगातार डर दिखाया जाएगा। और साफ है, भारत को बिल्कुल एक पश्चिमी खेमे में आ जाओ, वो एक बात डाली जा रही है। फ्रांस से भारत राफेल के साथ साथ पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर्स के करार हैं, वो लाइन में हैं अभी। तो समझो क्या राजनीति और किस तरह से डिप्लोमेसी चलती है। मेरा खुद का एक ओपिनियन वो ये है कि देखिए, इंडिया की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से डिसीजन लेना, वो हमेशा रही है, न कि किसी एक व्यक्तिगत किसी खास कैंप में जाने का कभी भी भारत का कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन आज के चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और किसी भी फॉरेन या फिर मीडिया के प्रेशर से उसको बचना चाहिए। उसको वो करना चाहिए जो भारत की नीति रीति रही है। फ्रांस 24 जैसा मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट को एक पर्सपेक्टिव के रूप में लेना चाहिए, लेकिन अपना डिसीजन ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे बनाने चाहिए और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख करके लेना चाहिए। सिंपल, ये बात तो यहां पर खत्म हो गई। अब अगली बात करेंगे विदेश नीति का। शुरुआत कंगना रनावत के ट्वीट से। ये डिलीट करवा दिया कंगना ने, ट्वीट किया देखिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हटा लीजिए कंगना जी, तो हटा लिया। तो सवाल यह है कि कंगना ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जो उनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके कहने पर ट्वीट को हटाना पड़ गया? क्या ट्वीट आपत्तिजनक था? ध्रुव राठी ने यह पूछा कि भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ट्रंप से डर रही है। ध्रुव क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ट्रंप से डर रही है? तो बात यह है कि कंगना ने ट्रंप के बयान पर निशाना साधते हुए भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ कर दी थी। अब ट्वीट अगर देखेंगे तो कंगना ने ट्रंप के बयान को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के प्रति ईर्ष्या का नतीजा बताया और कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हालांकि यह ट्वीट कुछ ही घंटों बाद हटा लिया गया। उन्होंने सफाई में यह कहा कि ट्वीट जेपी नड्डा जी ने मुझसे बोला है डिलीट करने के लिए, उनका निर्देश है तो मैंने डिलीट कर दिया। तो उन्होंने जता दिया कि मैं डिलीट जेपी नड्डा जी कहने की वजह से कर रही हूं और एक मैं आदर्श कार्यकर्ता हूं, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। ये भाव उन्होंने प्रकट कर दिए। अब देखिए, कंगना के ट्वीट को हटाने का जो निर्देश है, ये बीजेपी की उस रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत पार्टी भारत अमेरिका जो संबंधों को मजबूत करना चाहती है, हल्के बयानों से बचना चाहती है, इसलिए वो हर एक छोटी छोटी बातों पर सावधानी बरत रही है। ट्रंप के बयान के बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं सुधीर जायसवाल, दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कंगना का ट्वीट बीजेपी के लिए अनावश्यक विवाद का कारण बन सकता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। ट्रंप के बयान को नजरअंदाज कर और कंगना के ट्वीट को हटवा कर बीजेपी ने संदेश देने की पूरी कोशिश की है, छोटे मोटे विवादों में नहीं उलझना चाहते। तो कंगना का प्रसंग आपको समझ में आ गया। अब अगली बात, सवाल भारतीय विदेश नीति पर क्यों उठ रहे हैं? ऑल टाइम फेल विदेश नीति क्यों कहा जा रहा है, ये सवाल है। देखिए, भारत की विदेश नीति पर तब और ज्यादा सवाल उठने लगे जब युद्ध विराम, सीज फायर की घोषणा किसी तीसरे देश अमेरिका ने की, और वह भी बिल्कुल इंस्ट्रक्टिव वे में, उस अंदाज में, यानी कि अमेरिका को सीज फायर की जानकारी पहले से थी और उसी ने भारतीयों को बताया, सीज फायर कर दिया, भारत सरकार आपको आगे बता देगी। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवाद का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलकर रख दिया। भारत पीड़ित है, पाकिस्तान हमलावर है, लेकिन ट्रंप ने पीड़ित और हमलावर देश
को एक समान समझ लिया और कॉमन सेंस जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हर जगह जाकर के ट्रम्प कह रहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान का समझौता करा दिया। अब जो लोग ये बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ना कि मैंने मध्यस्थता नहीं की है, वो उस बयान से पलट चुके हैं। अरे भैया अंग्रेजी समझिए, पढ़िए। ट्रम्प ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मामला हमने सेटल करवाया है। अब सेटल और मीडिएशन, अब ये वोकैब लेके बैठूं आपके साथ? नहीं। अगर आप सेटल का अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। कार्टून नेटवर्क और पोगो देखिए। अब डिप्लोमेसी बात करते हैं। भारत ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान से उसकी बराबरी की जाए या उसको उससे जोड़ा जाए, लेकिन पूरे मामले में ऐसा होता हुआ कभी नहीं दिखाई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहले भारत आते हैं फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी पहले पाकिस्तान गए फिर भारत आए। वही अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ट्रीट कर दिया। यहाँ पर कपिल सिब्बल का बयान आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो एक शो में उन्होंने कहा था कि दुनिया के जितने भी नेताओं ने भारत और पाकिस्तान की बात की, उनका पूरा का पूरा जो फोकस था वो तनाव कम करने का था, ना कि आतंकवाद को लेकर। भारत चाहता था कि पाकिस्तान से उसकी कोई बराबरी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के साथ अमेरिका का 140 अरब डॉलर का ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ लगभग 10 अरब डॉलर का। तभी ट्रंप ने दोनों देशों को एक ही तराजू में रख दिया। ये बात हर भारतीय को खटक रही है। अमूमन उनके जो समर्थक हैं उसको वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जुबान तक नहीं ला पा रहे। निष्ठा इसकी वजह से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की राह नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष की ओर रखी थी। इसी राह को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वो अपनाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जोड़ी ने भारत की विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट यानी कि बहुपक्षीय राह की तरफ उसको डायरेक्शन दे दिया, उसको मोड़ दिया। यानी कि आप एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नेहरू की विदेश नीति थी हम किसी गुट का हिस्सा नहीं होंगे, और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है कि हम सभी गुट के साथ रहेंगे। और उसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान और भारत का नाम साथ साथ लिया जा रहा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 1979 के बाद 2016 में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो 120 देशों के गुट निरपेक्ष आंदोलन की वार्षिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मोदी के शामिल नहीं होने से एक संदेश ये गया कि भारत नेहरू की जो गुट निरपेक्ष नीति है उसको पीछे छोड़ रहा है। मोदी सरकार में अमेरिका से करीबी और बढ़ी है। मोदी ने अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी बताया और गुट निरपेक्षता की परंपरा के उलट ये बात बिल्कुल थी। और अब की बार ट्रंप सरकार जैसी बहुत महान कूटनीति का उन्होंने भी प्रयोग किया, और उस महान कूटनीति के प्रयोग का असर क्या है ये मेरे और आपके सामने है। अब इसके उलट ये कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति फेल नहीं है, बहुत सही है। अब इसके लिए एवज में तर्क दिए जाते हैं, वो ये है कि देखिए भारत कोई क्लाइंट स्टेट नहीं है पिछलग्गू किसी का। चाइना इसलिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है क्योंकि वो उसका क्लाइंट स्टेट है, यानी कि पाकिस्तान की जो स्वायत्ता है ना वो नहीं है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। भारत को अब कोई देश हाँक नहीं सकता है। जब आप एक शक्ति के रूप में उभरते हैं तो संभव है कि आपके दोस्त भी उदासीनता दिखाएं। ऐसे में अगर आप ये कहें कि विदेश नीति की नाकामी के रूप में आप इसको देखेंगे तो ये गलत होगा। तो एक तर्क ये भी करा जाता है। साथ में फिर नेटो देश का एक उदाहरण दिया जाता है। नेटो का सदस्य होने के बावजूद टर्की रशिया के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध में शामिल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि नेटो के सह संस्थापक देश कनाडा को नेटो द्वारा दूसरे सह संस्थापक देश अमेरिका ने अपने में मिला लेने की बात कही, जबकि नेटो का एक सुरक्षा गठजोड़ है। यानी कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में विरोधाभास है। जो भारत की विदेश नीति इन विरोधाभास से अछूती नहीं रह सकती। ज्यादा मत सोचिए, भारत अपने सही रास्ते पर, ये तर्क गढ़े जाते हैं। खैर भविष्य में चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ जब हमारा टेंशन चल रहा था तो रशिया भारत के साथ खुलकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? देखिए 1955 में सोवियत संघ के जो नेता थे भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने इस दौरे पर कहा था कि हम आपके बहुत करीबी हैं, यानी कि भारत के बहुत करीबी हैं। अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। भारत हमेशा से कहता था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और रशिया इसका शुरू से ही समर्थन कर रहा था। यूएन के स्थायी सदस्यों में सोवियत संघ एकमात्र एक ऐसा देश था जिसने 1957, 1962, 1971 में कश्मीर में यूएन के हस्तक्षेप वाले प्रस्ताव को रोका था। रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों को अब तक 6 बार वीटो किए हैं। इनमें ज्यादातर वीटो
कश्मीर के लिए थे। लेकिन वॉरलाइक सिचुएशन में रशिया ने एक तरफा साथ क्यों नहीं दिया? सवाल यहाँ पर यह है, जबकि चीन ने उस घड़ी में खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया, उसका साथ किया और यह कहा कि हम तुम्हारी संप्रभुता को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो भारत की तरफ से एक उम्मीद स्वाभाविक तौर पे बढ़ जाती है कि रशिया भी खुलकर के भारत का समर्थन करे। रशिया वास्तव में वो सिरदर्द नहीं चाहता है जिसमें उसे फिर से भारत और चाइना के बीच संतुलन बनाए रखने की चिंता करनी पड़े और दोनों पक्षों को अपनी साझेदारी के बारे में आश्वस्त करना पड़े। लेकिन इस बार रशिया ने पूरे मामले में द्विपक्षीय वार्ता की ही बात की, लेकिन जो भारत के पक्ष में एक तरफा रुख होना था वो नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत रशिया की तरफ झुका था, लेकिन भारत ने पूरी तरह से रशिया का समर्थन नहीं किया था जैसा कि वो चाहता था। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा हुई, उन्होंने डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन वॉर सुलझाने के लिए भी कहा था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सारी बातें जो रशिया के दिमाग में चल रही है। और दूसरा कारण है, भारत अमेरिका के बहुत करीब जा रहा है। डिफेंस ट्रेड रशिया की बजाय वहां से बढ़ाता जा रहा है। रशिया से भारत की रक्षा साझेदारी लगातार कम हो रही है और पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार वो रशिया से ही आता था। 2023 से 2019 के बीच में देखेंगे 36% की गिरावट आई। अमेरिका की तरफ रुझान, पश्चिमी देशों की तरफ रुझान, उदासीनता रशिया की बना देता। एक ये है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया की अपनी एक मजबूरी भी है। रशिया ने तालिबान से प्रतिबंध हटा दिया है। रशिया अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जरिए पांव जमाना चाहता है। ऐसे में पुतिन पाकिस्तान की तरफ से किनारा नहीं करना चाहते हैं। एक ये भी वजह है, इसलिए भारत के साथ रशिया खुल करके नहीं आया। अब अगली बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। क्या वो दूसरे देश को ये कहते हैं धमकाते हुए कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी बात मान लीजिए? क्या ऐसा है? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच जंग रुकवा दी। ये दावा लगातार चल रहे हैं और कईयों बार बताया जा रहा है। अब अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए। बात तो ठीक है। अमेरिका के पास 3 तरह की ताकतें हैं। पहला उसकी परचेजिंग पावर, दूसरा अमीर देश होना, अमीर देश होने के नाते नाते दूसरे देशों की मदद करना, और तीसरा सैन्य शक्ति। अमेरिका इन्हीं ताकत की बदौलत दुनिया पर अपना धौंस जमाता है, दबदबा बनाना चाहता है। जैसे उसने दुनिया भर के देशों में कहा कि वो ईरान से तेल ना खरीदें और रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दबाव बनाया कि कोई देश रशिया से तेल ना खरीदे। तो ये कहां से बात निकलती है? तो ये 3 चीज जो मैंने आपको बताई वहां से निकलती है। अमेरिका दुनिया में न केवल एक आर्थिक ताकत है बल्कि वे हथियार का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इसके अलावा डिजिटल क्रांति के मामले में वो दुनिया में सबसे आगे भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अमेरिका की डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वो लगातार करते आए हैं। इनमें आप सोशल मीडिया से लेकर के सर्च इंजन और इंटरनेट के तमाम बड़े अन्य जो प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, वो सब अमेरिका की देन है। तो अमेरिका व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार में भारत को ज्यादा फायदा है, इसलिए अमेरिका ज्यादा शोर मचाता रहता है। तो जैसे उन्होंने बोला है उसका एक विश्लेषण का रूप में देके आपको बता दिया। लेकिन ट्रंप की जो कूटनीतिक यात्रा है वो खाड़ी की देश से ही क्यों शुरू हुई और उसको क्यों चुना, यह भी सवाल आपके मन में आना चाहिए इसी श्रृंखला में। वो ये है, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में 142 अरब डॉलर का रक्षा बिक्री समझौता हुआ है। अमेरिका ने इस समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा बिक्री समझौता कह दिया। ट्रंप की हमेशा से यही लाइन रही है, जो भी हम करते हैं वो अमेरिका फर्स्ट को ध्यान में रखकर करते हैं। ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि ट्रंप इजराइल नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसे तटस्थ नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पारंपरिक दौरे की दिशा को बिल्कुल उलट पुलट करके रख दिया है। आमतौर पर होता यह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले इजराइल जाते थे, उसके बाद बाकी देशों का दौरा करते थे, लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसका मतलब यह है कि भैया जहां से मुझे पैसा मिलेगा, ट्रांजैक्शंस जहां से ज्यादा होंगे मैं वहां जाऊंगा, वो मेरी मर्जी है। उन्होंने सबसे पहले आर्थिक लेन देन की बात समझ में आती है, बाकी चीजों को वो टाल देते हैं। तो ऐसे लगता है कि नेतन्याहू यही संदेश लेंगे कि ट्रंप के लिए इकोनॉमिक या फिर कारोबारी हित सबसे पहले है, बाकी चीजें उसके बाद में है। इजराइल की तो मजबूरी है ये समझना। पिछले 2 या 3 दिनों की जो मैसेजिंग आई है उससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप वह ब्लाइंड सपोर्ट जो उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान या फिर उसके तुरंत बाद इजराइल को दिया था वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ट्रंप की नजर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर भी बढ़ती जा रही है और उनके साथ भी एक लंबे समय की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वो एक देश की
आकांक्षाओं को 20 से 25 देशों के हितों के बराबर रखकर नहीं देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, सिंपल सी बात है। व्यापार है तो डोनाल्ड ट्रंप है, व्यापार नहीं है तो मैं और जाके व्यापार तलाशूंगा। ही इज सिंपली अ बिजनेसमैन, बस व्यापार हम आपके साथ। तो जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। भारत की विदेश नीति सही है गलत है तो आने वाला वक्त और बताएगा। अभी और विश्लेषण होना बाकी है, देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या चीजें हमारे आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंपैक्टफुल लगी है, इसको 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।